जय हिंद। सभी मेरे सीएपीएफ के अंदर अधीन आने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज यानी गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज, जैसे आप सभी जानते हैं कि असम राइफल, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एनएसजी, एसएसबी, ये सारी तमाम 7 अर्धसैनिक बल हैं जो सीएपीएफ के अंदर आते हैं। तो भारत सरकार ने उनके स्वास्थ्य वेलफेयर को देखते हुए तत्काल आयुष्मान कार्ड जो आप देख रहे हैं, ये उन्हें जो इशू किया गया है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जवानों को जो घर से बाहर हैं, सरहद पे हैं, और वो उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है। मैं भगवान चाहे तो आपको इसकी ज़रूरत कभी ना पड़े। अगर कभी ज़रूरत पड़ भी जाए तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा आज। तो जानकारी अगर आपको पसंद आ गई तो पक्का अपने हर एक जवान को उसको शेयर करना। तो सबसे पहले आपका एक कार्ड आपसे रिलेटेड जितने भी हैं उनका बनेगा, जो जैसे आपके बच्चे और आपके माँ बाप। उसके बाद सबके कार्ड एक्टिव होने चाहिए। अदरवाइज़ किसी कारणवश आपके कार्ड एक्टिव नहीं होते हैं तो जो हॉस्पिटल सरकार के कंसल्ट में है उन हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप सबसे पहले आपके कार्ड को चेक किया जाएगा कि आपका कार्ड एक्टिव है या नहीं है। तो उन जगहों पे भी कार्ड को एक्टिव करने की सुविधाएं हैं, बशर्ते उस टाइम आपको थोड़ा डिले होगा, आपका इलाज इमरजेंसी केसेस में होगा या फिर ओपीडी आईपीडी दोनों में होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसका मैं सबसे आपको पहले ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी सुविधा हैं। इसमें 2 हैं, एक तो कैशलेस, ये सारी सुविधाएं कैशलेस ही, पेमेंट कैशलेस आपका मेडिकल होगा। अगर कारणवश आप कभी है कि इसमें सिस्टम क्या है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, तो जवानों के पास टाइम नहीं होता इतना, तो जवान अपनी बीमारी के मुताबिक हो सकता है 4 दिन, 6 दिन, 15 दिन एडमिट उसको हॉस्पिटल में होना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पारदर्शिता दिखानी पड़ती है, उन्हें सत्यापित करना पड़ता है, उनके गवर्नमेंट को प्रूफ दिखाना पड़ता है कि ये जवान हमारे मेडिकल में एडमिट था। तो उसके लिए उनको एडमिट होना बहुत जरूरी होता है। पर जवानों के पास इतना टाइम होता नहीं है, तो उस टाइम क्या होता है कि जवान के पास एक ऑप्शन है कि वो उस मेडिकल में, अगर वो हायर प्रमोशन द्वारा रेफर किया गया हो या नहीं भी किया हो, तो उस मेडिकल में जाके वो आयुष्मान कार्ड को दिखा के एक्टिव करा के अपनी फाइलिंग तैयार करेगा और कैश पेमेंट द्वारा जो है अपना इलाज करा सकता है। कैश पेमेंट द्वारा जब अपना इलाज कराता है तो जितना भी आपका, सबसे पहले आपके इमरजेंसी जो आपका ओपीडी इमरजेंसी जो सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ओपीडी सर्टिफिकेट बोलते हैं, जिसमें कहीं पर 150, कहीं पर 300, कहीं 500, कभी 600 वहाँ पे एंट्री फीस जो लगती है, जिसमें आप मेडिकल में फर्स्ट में ओपीडी में जो फॉर्म पर्ची कटाते हैं, वहाँ से लेके मेडिकल में तमाम जितने भी इलाज हैं, चाहे वो आपका लेबोरेटरी से संबंधित हो, चाहे वो आपको वहाँ से मेडिसिन मिल रहा हो, अदरवाइज कोई भी इलाज करा रहे हो, चाहे आप किसी चीज़ की जांच करा रहे हो, तो सबकी आपको पुख्ता रिपोर्ट होनी पड़ेगी, सबके पास आपकी पर्ची फाइलिंग होनी पड़ेगी, सब पे बिलिंग होगा। और तमाम सारे जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, जब से आप एडमिट हुए या फिर जब से आप इलाज करा रहे हो, तब से लेके जब तक आप डिस्चार्ज होते हैं या जब तक आपका मेडिकल इलाज पूरा नहीं होता है, तब तक की आपकी पूरी पर्ची, पूरी बिलिंग रखेंगे और लास्ट में मेडिकल अफसर से साइन करा के, स्टाम्प मरवा के आप ला के इसको अपना कैश जो है ऑनलाइन ले सकते हैं। उसके लिए आपके ऑफिस में बने हुए आयुष्मान ऑफिस के द्वारा भी आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑफिस में सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज आज ये सिस्टम ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन में आपको पूरे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे और एक निश्चित समय पर आपका पेमेंट आपको मिल जाएगा। ये था कि जब आपके पास टाइम नहीं है और आप एडमिट नहीं होना चाह रहे हैं। दूसरा है कि आप एडमिट, टाइम है आपके पास, आप एडमिट आपको होना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि ओपीडी में जब आप जाओगे, सेंटर ओपीडी सेंटर में जाओगे, तो वहाँ पे आपका एक कार्ड दिखाओगे, आपके कार्ड को चेक किया जाएगा एक्टिव है या नहीं है। अगर एक्टिव है तो फिर उसके बाद आपकी फाइलिंग तैयार होगी। फाइल तैयार होने के बाद आपका इलाज तब से आपका इलाज जो है फ्री शुरू हो जाएगा, जब तक आपका इलाज क्लियर नहीं होता है और या जब तक आप डिस्चार्ज नहीं होते, उसमें आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तीसरी बात है आईपीडी का है। आईपीडी यानी कि इमरजेंसी केसेस। इमरजेंसी केसेस में 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इमरजेंसी केसेस में अगर आपका इमरजेंसी कोई मरीज है और आप उसे कल हॉस्पिटल में ले जाना चाह रहे हैं, तो आज क्या करें, आप पहले दिन जाके उसकी ओपीडी जो है इस प्रकार एक उसका आयुष्मान कार्ड का जो है ओपीडी फाइल तैयार कर लें, ताकि दूसरे दिन वो
जो ओपीडी आप इससे इमरजेंसी इसका जो आयुष्मान इसका फाइल बना रहे हैं, आपको उसमें डिले नहीं होगा, आपका टाइम लगेगा। और डैट आपका अगर उसका इमरजेंसी केस में आईसीयू में एडमिट है या फिर कोई इस प्रकार की उसको हुआ है तो आप तुरंत जाके करा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको पता नहीं है तो आप उसी दिन चले गए और आपका इमरजेंसी केस है, तो जब तक आपका इसका फाइल तैयार नहीं होती है तब से, और आपके मरीज चाहे उसमें 2 दिन लग जाए चाहे 1 दिन लग जाए, उसके जो बीच का खर्चा वो आपको देना पड़ेगा। और जब से ये फाइल तैयार हो जाएगी तब से आपके इमरजेंसी केस पे आपके मरीज का इलाज फ्री होगा। ये तकरीबन जानकारी मैं आज जो है हमारे उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के एक काशीपुर में प्राइम हॉस्पिटल है जो सरकार के संग कंसल्ट में है और जहाँ पे ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। और उसके बाद आपको बताता हूँ कि रिटायरमेंट होने के बाद आपको जो ईसीएस कार्ड मिलता है, एक्स सर्विसमैन के लिए जो कार्ड मिलता है इलाज के मेडिकल के लिए, उसकी भी एक है कि उसमें आपको हायर फॉर्मेशन द्वारा या फिर हायर सेंटर द्वारा या फिर किसी स्टेशन हेडक्वार्टर द्वारा आपको रिफेयर किया जाएगा उस मेडिकल में जहाँ पे आपका ईसीएस कार्ड की सुविधाएं, मेडिकल की सुविधाएं लागू हैं। तो उसमें भी आपका कैशलेस इलाज होने की पूरी सुविधा है। तो आज मेरी इस ब्लॉग को बनाने का मुख्यतः कारण ये था कि अपने जवानों को इसके बारे में जानकारी होती है। अगर आपको जानकारी है तो अपने परिवार को भी ये जानकारी दें। अब हो सकता है आप ड्यूटी में हो पर आपके परिवार में किसी जरूरत पड़ी, अगर उसका कार्ड एक्टिव है तो आपके परिवार के लोग भी जाके इस प्रकार कार्ड को ले जाके हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनकी फाइलिंग तैयार होगी और उनका इलाज भी कैशलेस होगा। तो ये चीज़ को अगर आप अच्छी तरह से जानते हो तो बहुत ही फायदेमंद चीज़ है और इसके बारे में जानना भी जरूरी है। आगे मैं वहाँ पे जो स्टाफ है उस स्टाफ से वार्तालाप कर रहा था कि हमें किस प्रकार इसका इलाज कराना, क्या नहीं कराना। आज मैं गया था कि एक बंदा जो है सीआरपीएफ का था वहाँ पे, तो उसको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे उसको बोला कि भाई फाइलिंग तैयार करना पड़ेगा, आपको एडमिट होना पड़ेगा। तो बंदे ने बोला भाई मेरे पे इतना टाइम नहीं है। तो उसने क्या किया, एक नॉर्मली जो हम लोग बगैर कार्ड के जो नॉर्मली इलाज कराते हैं उस हिसाब से उसने इलाज कराया। फिर वो उसने डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं और वो डॉक्यूमेंट को लास्ट में पूरा जितना भी उसका खर्चा आया उसमें वो हर पर्ची में मेडिकल अफसर के साइन और स्टाम्प करा के जाके अपने ऑफिस थ्रू उसका पेमेंट रिटर्न कर सकता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी के बारे में। और अभी मैं किस प्रकार डॉक्टर से मेरी वार्ता हुई है, कौन कौन सी पर्ची है, किस प्रकार का फॉर्म आपको लगता है और कौन सा हॉस्पिटल आपके हैं, वो आपको जानकारी होनी चाहिए। तकरीबन आज मेरे हिसाब से 4000 से लेकर 5000 हॉस्पिटल इस प्रकार हैं जो गवर्नमेंट के कंसल्ट में हैं, जो कि आयुष्मान की सुविधाएं आपको दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सुख नसीब वाली बात है कि सीएपीएफ के जवानों को इस प्रकार कार्ड इशू हुआ है। तो इसका फ़ायदा उठाएं और मैं आशा करता हूं कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं वो जानकारी को आप आगे साझा करें। तो फिर से बता रहा हूं कि इस कार्ड से आप हॉस्पिटल में 2 प्रकार का आप तो एक तो प्रवेश कर सकते हैं, एक आईपीडी इमरजेंसी केसेस पे, एक ओपीडी नॉर्मल केसेस पे। इमरजेंसी केसेस पे अगर आपके कार्ड की फाइलिंग पहले नहीं हो चुकी है तो आपका जो इमरजेंसी केसेस में जब से एडमिट होने से जब तक आपका कार्ड फाइलिंग नहीं होती, इसकी कार्ड जब वहाँ पे इसकी फाइल तैयार नहीं होती है तब से लेके इसके बीच का खर्चा आपको देना पड़ेगा। और जब से फाइल तैयार होती है उसके बाद खर्चा आपका कैशलेस होगा। दूसरी बात, अगर आप भर्ती होने जा रहे हो या आप मेडिकल में अपने दिखाने जा रहे हो तो आपको मेडिकल में एडमिट होना पड़ेगा। जैसे आपकी फाइल तैयार होगी तो उसके बाद आपका फाइल तैयार होने के बाद सारा आपका इलाज जो है कैशलेस होगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि नहीं भाई मैं छुट्टी में हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो आप नॉर्मली तरीके से अपना इलाज करा सकते हो। वहाँ पे आपका कैश पेमेंट रिटर्न करने का भी सिस्टम है। आप उस ओपीडी जो रजिस्ट्रेशन आपका करा रखा है उसको लेके आपके डॉक्यूमेंट जितने भी आपके, चाहे उसमें कोई आपने इलाज करा रखा है, जिस प्रकार इलाज करा रखा है, कोई आपने ब्लड चेक करा रखा है, कोई शुगर चेक करा, मतलब कोई भी आपका आपने जो चेकअप करा रखे हैं जितने भी हैं, आपके इलाज कंप्लीट होने तक के पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट होने चाहिए। सारा उसमें मेडिकल अफसर के स्टाम्प और साइन होना जोड़िए। उसके बाद आप लाके उसको अपने जो आपके रेजिमेंट के अंदर, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑफिस बने हैं जो आयुष्मान को जो है डीलिंग करते हैं, वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करें और आपका पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा। और अदरवाइज ऑनलाइन पे भी है, ऑनलाइन पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, आपको पूरा डाउनलोड करने पड़ेंगे
और आपको पेमेंट आपका वापस मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है ये स्कीम, इसका फ़ायदा उठाएं। तो आगे मैं आपको जो वहाँ पे ओपीडी सेंटर में जो थे उनसे जानकारी साझा की मैंने, तो वो जानकारी में मैं इसमें आपके वीडियो के माध्यम से आपके ब्लॉग से आपको दिखाऊंगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। मैं इस प्रकार की वीडियो अपने लाते रहूँगा और अपने हर एक फौजियों तक ये पहुँचाना। जय हिंद, जय भारत। इससे आग्रह है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। CAPF के जो आपके आयुष्मान कार्ड है, इनकी जानकारी हमें जवानों को नहीं होती है। तो इसकी जानकारी के लिए मैं आज प्राइम हॉस्पिटल जो कि उधम सिंह नगर काशीपुर में है, तो यहाँ पे एक देख रहे हैं कार्ड है जो कि CPF के अधीन काम करते हैं, कुंदन सिंह जी। तो इनकी कुछ मैं आपको इसकी पूरी जानकारी साझा करूँगा और यहाँ के जो स्टाफ है उनके द्वारा आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आने से पहले आपको क्या क्या चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए और इसका सिस्टम क्या है, किस ढंग से इसका प्रोसेस क्या है। तो हाईलाइट में ये प्राइम हॉस्पिटल के स्टाफ जो है आपको पूरी जानकारी देंगे। तो भी मैं आपसे वाकिफ़ कराता हूँ इनकी पूरी जानकारी कि आप जब आयुष्मान कार्ड लेके आ रहे हो तो उससे पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है। और तो अभी आप मैं इनसे जानकारी देना चाहता हूँ। आपका शुभ नाम? विनय कुमार जी यहाँ पे हैं। तो विनय कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे ओपीडी जो CPF के अंदर जो आयुष्मान कार्ड के आते हैं उन जवानों को पहले क्या जानकारी होनी चाहिए आपके मेडिकल में आने से पहले? सर पहले तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए जो हॉस्पिटल में जा रहे हैं वो ABPMJY ऐसे पैनलमेंट है या CGHS से पैनलमेंट है। क्योंकि अगर आप CGHS पैनलमेंट वाले हॉस्पिटल में जा रहे हैं उसके लिए आपको क्या नाम है रेफ़र कराना होगा। अगर आपकी पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी में नहीं है तो उसमें आपको रेफ़र कराना पड़ेगा। और जो ABPMJY ऐसे पैनलमेंट में है उसमें आपको रेफ़र की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसमें डायरेक्ट जा सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है जो जवान यहाँ पे आएगा अपने कार्ड लेके, तो यहाँ पे क्या उसको पहले एडमिट होना पड़ेगा तभी जाके कार्ड जो है सिस्टम आपका जो कार्ड का प्रोसीजर वो सिस्टम फॉलो होगा? हाँ सर, हमारे यहाँ पे क्या है, हम लोग CGHS में से पैनलमेंट में नहीं है तो इसलिए हम OPD में तो नहीं करवा सकते हैं इसको। हम IPD में कैशलेस चलता है पूरा ही। अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर एडवाइस करता है इसको एडमिट करने के लिए तो पूरा कैशलेस चलेगा। अच्छा, और कई जवान देखता हूँ कि वो आयुष्मान अपना इलाज तो करा देते हैं पर आयुष्मान कार्ड से जो है ऑनलाइन अपनी पेमेंट को रिकवरी कराते हैं, उसका सिस्टम क्या है? और उसके लिए तो सर आपको रिम्बर्स वगैरह करना होता है। जो रिम्बर्स आपको ही करना होगा वो ऑनलाइन उसका प्रोग्रेस रहता है, वो आपको ही करना होगा। अगर आप किसी अदर्स हॉस्पिटल में जाते हैं जिसमें ये पैनलमेंट नहीं है तो उसके लिए तो आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड तो जिसको एडमिट होना जरूरी है यहाँ पे, अगर ऐसा कोई सिस्टम है कि बिना एडमिट के आप जो है? नहीं सर, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि बिना एडमिट के, तो मतलब वो तो फ्रॉड हो गया ना वो। अच्छा, तो नहीं इसमें आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में चीज़ शो करना पड़ेगा कि जो है यहाँ पे ये जवान एडमिट है हमारे हॉस्पिटल में। होता है पूरा प्रॉपर होता है कि फ़ोटो वगैरह खींच के जाती हैं सब कुछ, बेड सेट की, ICU में है, ये जनरल वार्ड में है, प्राइवेट रूम में, सब उसकी फ़ोटोज़ वगैरह जाती हैं। सब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करके स्कैन करके हमें अपलोड करना पड़ता है तब हम ये इसका वो होता है। मतलब ये फ्रॉड से बचने के लिए, सत्यापित करने के लिए गवर्नमेंट ये चीज़ें करते हैं। ये भारत सरकार की बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, यहाँ इसमें मिनिमम कितने लाख तक का कैशलेस जो है आपका? इसमें कोई लिमिट नहीं होती है सर। अच्छा, कोई लिमिट नहीं है? वो नॉर्मल आयुष्मान कार्ड में होती है, इसमें नहीं होती है। अच्छा जी। तो अब मैं यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हमारे जवान आएंगे तो उनको कौन कौन सी यहाँ पे जो है, जैसे किसी का हड्डी का है, किसी कुछ है, तो कौन कौन सी? हमारे यहाँ पे जनरल मेडिसिन है, जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट है, गायनेकोलॉजिस्ट है, जो स्त्री रोग के हमारे यहाँ पे, और ऑर्थोपेडिक भी हैं, हड्डियों वाले डॉक्टर भी हैं, बच्चों वाले पीडियाट्रिशियन भी हैं हमारे यहाँ पे। तो इसके अलावा काशीपुर में आपके नज़दीक और हॉस्पिटल भी हैं जहाँ पे CPF के आयुष्मान कार्ड जो है काशीपुर चालू है? सर हैं,
काफ़ी हॉस्पिटल हैं जिसमें ये सब चलता है। KBR भी है। हाँ, KBR में भी चलता है। अच्छा, KBR में भी चलता है, प्राइम हॉस्पिटल हो गया, और ये जो सामने कृष्णा हॉस्पिटल है, ज्वाला है, इनमें कुछ ऐसी जानकारी है कृष्णा आपको? में भी चलता है सर, उजाला में भी चलता है। कुछ उजाला में यूरिक जो बन है वो सारे CGHS से पैनलमेंट में है, तो उसके लिए आपको रेफर कराना पड़ेगा उजाला में जाने के लिए। और जो एक्स सर्विसमैन जो ECGS कार्ड बनता है, उसके लिए सिस्टम क्या है यहाँ पे कि वो जवान को रेफर होके? अभी हम CGHS से पैनलमेंट में नहीं है, तो अभी हम उनका इलाज नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी हमारा हॉस्पिटल उसमें पैनलमेंट में नहीं है। मतलब कभी है चांसेस होने के? हम उसमें लगे हुए हैं, हमारा मतलब अप्लाई किया हुआ है हमने, जैसे ही हो जाएगा वो आगे हम आपको बताएंगे। उसके लिए प्रोसीजर में सुनने में आया कि आप पहले कहीं से रेफर करा कर लाएंगे, फिर जो हॉस्पिटल आपको लागू है उस हॉस्पिटल में जाएंगे। पेशेंट इमरजेंसी में तो डायरेक्ट जा सकता है, अच्छा जी। इमरजेंसी में कोई रेफर की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट की कंडीशन इमरजेंसी में है तो उसको में आप डायरेक्ट जा सकते हो उस कंडीशन में, अदरवाइज नहीं तो आपको जाना पड़ेगा। उस सुविधा में टोटली जो है कैशलेस? हाँ, टोटली कैशलेस है। यही कहना चाहूँगा, जब भी कोई जवान यहाँ आए, किसी भी हॉस्पिटल में जाए, मैं ये नहीं कहता, मगर उसके पास कार्ड होना ज़रूरी है। आपको कार्ड प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। और कार्ड एक्टिव होना ऑलरेडी पहले से होना चाहिए या आपके हॉस्पिटल में भी आगे हो सकता है? अब वो कुछ हॉस्पिटल में जैसे हम लोग हैं, अगर एक्टिव नहीं होता तो एक बार को हम एक्टिव के लिए वो कर सकते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। अब वो दूसरे हॉस्पिटलों में, कुछ हॉस्पिटलों में नहीं होती है वो चीज़ें, तो उसको आपको कार्ड लाना ज़रूरी है, तभी पता चल पाएगा कि वो एक्टिव है या नहीं है। और कभी कभी क्या होता है कि जवान अपनी ड्यूटी में होता है, उसके जो फैमिली बच्चे जो उससे रिलेटेड है, उनके अगर कार्ड बने होते हैं, वो इस हॉस्पिटल में आके क्या आसान तरीके से? बिल्कुल सेम वही प्रोग्रेस रहेगा जो जवान के लिए रहेगा, वो उनकी फैमिली के लिए रहेगा। और कोई जानकारी आप देना चाहते हैं? बस तो यहाँ पे फिलहाल जो नैरो स्पेशलिस्ट हैं कौन कौन से यहाँ पे हैं? सर न्यूरो नहीं है हमारे पास, न्यूरो नहीं है, यूरोलॉजिस्ट हैं। अभी डॉक्टर विभोर अग्रवाल आते हैं हमारे पे, यूरोलॉजिस्ट। अच्छा जी। हाँ, तो बहुत धन्यवाद। जनरल सर्जन है हमारे, उनको 43 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अच्छा जी। तो नॉर्मली यहाँ पे छोटे छोटे मतलब इलाज अपने तौर पे जो है, जो जवान की प्रॉब्लम है, खास तो यूरिक एसिड की हो गई, कोलेस्ट्रॉल की हो गई, या फिर इस टाइप की कोई नॉर्मल प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे आके दूर हो सकती है मतलब। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको ये जानकारी देने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये CPF के जितने जवान हैं जिनको ये चीज़ मालूम ना हो, ताकि वो घर से प्रिपेयर होकर आएँ कि भाई हमें यहाँ पे एडमिट होना पड़ता है, और फिर यहाँ पे दो सिस्टम में कैशलेस सिस्टम है, और एक अपने आप ऑनलाइन अपने डिपार्टमेंट के द्वारा जो है अपने पेमेंट को कर सकते हैं। उसके लिए आप पहले आपको पैसा लगाना पड़ेगा। जी।